राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे हिंदी अनिवार्य और हिंदी अनिवार्य में आपके आरोह भाग प्रथम, जो कि 2020-21 से आपके ये नई बुक लागू की गई है 11th क्लास के लिए। 11th क्लास में इसमें हम पढ़ेंगे काव्य खंड। काव्य खंड में हमने इसमें पहले 2 पाठ पढ़ लिए और आज हम इसका तीसरा पाठ पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा विरचित एक कविता है, वे आंखें। बहुत ही अच्छी कविता है और सभी विद्यार्थियों से 2 बातें करना चाहूंगा कि आपको जो यहाँ पर होमवर्क दिया जाता है, अर्थात जितना भी जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क आप अपने अध्यापक के पास अवश्य ही भेजें। दूसरी बात कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि समय समय पर आपके लिए जो पाठ अपलोड किए जाते हैं तो उस पाठ का नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उस पाठ को पढ़ लें। यह सत्र आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए यानी अपने इस ई क्लासेज चैनल के माध्यम से ये केवल आपके 11th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए यानी 10th और 11th 2 कक्षाओं के लिए बनाया गया है और दोनों कक्षाओं के लिए यहाँ पर हिंदी और हिंदी साहित्य और अंग्रेजी, ये 3 विषय इसमें पूर्ण पाठ्यक्रम का अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन आपको करवाया जाएगा और निश्चित रूप से आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आपको समझाया भी जाएगा और समय समय पर आपके जो एग्जाम्स होंगे तो एग्जाम से संबंधित भी बातें आपको बताई जाएगी। और आप सभी की सुविधा के लिए ये जो 9610208295 पर 11th कक्षा के विद्यार्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप ऐड हो सकते हैं। आपका जो होमवर्क है, होमवर्क आप चाहें तो आप अपने टीचर के पास भेजें। सबसे पहली प्राथमिकता तो यह कि आप अपने अध्यापक के पास भेजें। यदि वहां नहीं भेज सकते हैं तो आप मेरे ये जो नंबर है 9610208295 इन पर भी आप भेज सकते हैं। आपका होमवर्क निश्चित रूप से चेक किया जाएगा और उसमें अगर कोई गलतियां होगी, त्रुटियां होगी तो आपको जरूर बताई जाएगी। होमवर्क आपको निश्चित रूप से करना है। होमवर्क के आधार पर ही आपकी एग्जाम्स होगी और उस एग्जाम में आपको नंबर दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप होमवर्क करें। आरोह है आपके हिंदी अनिवार्य में आरोह और विधान। इसके अलावा आपके हिंदी साहित्य में जो 2 पुस्तकें हैं, जिसमें पहली पुस्तक है आपके यानी एक पुस्तक तो उसमें अंतराल है और एक अंतरा है। अंतरा और अंतराल उनका भी अध्ययन करवाया जाएगा, काव्य का अध्ययन करवाया जाएगा, व्याकरण का अध्ययन करवाया जाएगा, अंग्रेजी ग्रामर का अध्ययन भी आपको करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपके लिए और अधिक जो पाठ है वो बताए जाएं। इसमें हम आज पढ़ेंगे कवि परिचय। कवि परिचय आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, यानी एक प्रश्न आपके कवि परिचय का आएगा परीक्षा में। पाठ का केंद्रीय भाव यदि हम पढ़ लेते हैं तो वो पाठ हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है कि इस पाठ में क्या क्या बताया गया है। इसके अलावा आपको गृह कार्य दिया जाएगा, पदों का भावार्थ आपको बताया जाएगा, पदों की व्याख्या आपको बताई जाएगी। पाठ के बीच में कोई प्रश्न बनते हैं तो वो प्रश्न आपको लिखाए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं वो प्रश्न भी आपको लिखाए जाएंगे कि इस पाठ में से परीक्षा में आने वाले कौन कौन से पाठ महत्वपूर्ण है और आगे भी आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण पाठ बनते हैं, तो वो सारे के सारे इसमें आपको बताए जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत, इसका परिचय हमें अच्छी तरह से देखना है। देखिए इसका परिचय, देखिए सुमित्रा नंदन पंत की कविता के लिए कहा गया है कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हो, सेव की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर ने समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। यानी कविता है वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी भाषा इतनी अच्छी हो, चित्रमय भाषा हो। चित्रमय भाषा का अर्थ है कि जिस वस्तु का या जिस पाठ्य वस्तु का वो चित्रण कर रहा है तो वह वस्तु साकार हो जानी चाहिए, अर्थात उसका चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाना चाहिए, तब वो कविता होती है। सस्वर होनी चाहिए, उसमें स्वरबद्ध होनी चाहिए और उसमें सेव की तरह मधुर रस भी होना चाहिए, अर्थात देखने पर और सुनने पर कविता की जो भावना है वो निश्चित रूप से प्रकट होनी चाहिए। देखिए सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977 तक इन्होंने हमारे भारत की हिंदी को समृद्ध किया। मूल नाम था इनका गोसाई दत्त और 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में, वर्तमान में जो उत्तरांचल है
उसमें उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में कौसानी नामक ग्राम में हुआ था 1900 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। यानी ये इनकी रचनाएं हैं, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। वैसे आप यदि 12th में जब आएंगे तो 12th में आपने जो साहित्य क्लासेज है, 12th के लिए जो साहित्य क्लासेज है, उस साहित्य क्लासेज में सुमित्रा नंदन पंत का बहुत ही सुंदर परिचय दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया, अर्थात इनको बहुत तरह के सम्मान भी प्राप्त हुए और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चित्र कविता। अब देखिए आपके सामने आ गया छायावाद। छायावाद क्या है? यानी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को जब बांटा जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो अंतिम भाग है वो है आधुनिक युग या आधुनिक काल। आधुनिक काल को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इसके बाद आता है छायावादी युग। छायावादी युग में 4 ऐसे कवि थे जिन्होंने छायावादी रचनाएं लिखी। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक दिन आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा छायावाद क्या है। तो इसमें 4 स्तंभ थे, अर्थात उनमें से एक ये भी थे, अर्थात वो कौन कौन थे? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रा नंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा यानी महादेवी वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा ये छायावादी कवि थे। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने किया। वैसे कवि जो है ये प्रकृति के चित्रे, अर्थात ये कहा जाता है कि जन्म के कुछ ही समय पश्चात इनकी मां का निधन हो गया था और प्रकृति में ही ये रहे और प्रकृति ने ही इनको पाला। प्रकृति ही को ही इन्होंने अपनी मां के समान समझा, इसलिए कहा जा सकता है कि इनका जो काव्य है वो प्रकृति से ओतप्रोत है, प्रकृति ने ही इनको प्रेरित किया है। उनकी कविता प्रकृति मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। प्रकृति और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है, वो सारे के सारे दस्तावेज या इनके काव्य को पढ़ने से हम ये जान सकते हैं कि प्रकृति एक व्यक्ति को किस प्रकार सपोर्ट करती है, किस प्रकार उसका समर्थन करती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में और उच्च शिक्षा बनारस में और इलाहाबाद में हुई थी। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के बीच में ही पढ़ाई को छोड़ दिया था। महात्मा गांधी ने जो अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1921-22 में, उस समय इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उससे असहयोग आंदोलन के साथी बन गए। उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्ष कर रहा है। इनकी जो कविताएं हैं वो विभिन्न युगों में चलती है, जैसे वीणा तक इनकी कविताएं अलग थी, ग्रंथि में थोड़ा और भावनाएं बदलती गई। इस प्रकार इनका जो काव्य काल है इसको अलग अलग भागों में बांटा भी गया है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी और पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था, अर्थात प्रकृति के कवि थे तो जिस प्रकार प्रकृति बदलती है उसी प्रकार इन्होंने अपने काव्य में भी बदलाव किया है। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविता लिखी। तो ये वे आंखें जो कविता है ये एक प्रगतिशील कविता है। कैसी कविता है? प्रगतिशील कविता है, यानी प्रयोग छायावाद के बाद में यानी प्रयोगवाद या प्रगतिवादी जो कविताएं थी उनमें से ये एक कविता है। इस कविता में देखिए हमें मूल रूप से क्या बताया गया है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर और तुम सबसे सुंदरतम पंक्तियां भी लिखी। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। इसके अलावा रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया। पंत ने कौन सी पत्रिका का? रूपाब नामक जो पत्रिका थी उसका संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। वे आंखें जो कविता है इनकी, तो ये उसी समय की है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे और इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा में की संज्ञा देते हैं। यानी पंत जो है वो चित्र भाषा कहते हैं। इसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली
के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया। ब्रजभाषा अर्थात उस समय जिस समय ये इन्होंने जो कविताएं लिखना शुरू किया, उस समय ब्रजभाषा में अधिक कविताएं लिखी जाती थी। खड़ी बोली में लिखी हुई कविताओं को थोड़ा निम्न कविताएं समझा जाता था। लेकिन हमारी हिंदी के जो पक्षधर थे, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से लेकर के और छायावादी और प्रयोगवादी, यहाँ तक आते आते हमारी हिंदी को इतना समर्थन प्राप्त मिला, इतना स्नेह मिला इन लोगों के द्वारा, इतना अधिक इन्होंने हिंदी को परिष्कृत किया कि हिंदी जन जन की भाषा बन गई थी। और इसके अलावा देखिए खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन भी किया था। प्रस्तुत कविता वे आंखें, ये जो कविता है ना, वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है और यह एक किसान की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। विकास की विरोधाभासी अर्थात विकास करने पर एक व्यक्ति को या एक जाति विशेष को विकास का अवसर प्राप्त नहीं होता है और उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। यानी युग युग से किसान जो है हमारे जीवन में, यदि हम देखें तो किसान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसान ना होता तो हम भी ना होते, क्योंकि किसान ही है जिसे अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन अन्नदाता को अपना पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन जितना पसीना बहाता है उतने परिश्रम जितना करता है उतनी मेहनत का भुगतान नहीं होता है। यानी उसे जितनी मेहनत करता है उतना फायदा उसे नहीं होता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। अर्थात हमारा देश आजाद हो गया, आजाद होने के पश्चात भी किसानों के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनी है जिससे किसानों का संरक्षण हो, किसानों को आगे बढ़ने का अवसर हो। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। यानी ये कविता जो वे आंखें कविता है, यानी वे आंखें का मतलब है कि किसान का जो जीवन है, इस जीवन को अपनी आंखों से देखना और अपनी आंखों से देखी हुई बात को प्रकट करना अर्थात लिखना और वो दूसरों की आंखों के सामने उसका चित्र बन जाना, वे आंखें कविता का यही है। और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। ये थी कविता। इसके किसके बारे में थी? तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये किसान के शोषण के बारे में है, अर्थात किसान का जो शोषण हो रहा है, किसान का जो विकास नहीं हो रहा है, उसके बारे में है। अब हम देखते हैं क्या कविता है। देखिए, सबसे पहले अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका, लहराते वे खेत द्रवों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आंखों ही में घुमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, कार गुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। देखिए जो कविता है, तो इसमें आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो इसका प्रसंग याद रखना है, दूसरी इसकी व्याख्या आपको करनी है, तीसरी इसमें विशेष लिखना होता है। 3 बातें हैं। हम देखिए, प्रसंग यदि हम लिखेंगे तो हम ये इसे लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत काव्यांश सुमित्रा नंदन पंत द्वारा विरचित प्रगतिशील कविता वे आंखें से लिया गया है और इसमें किसान की विरह व्यथा और किसान के शोषण का वर्णन किया गया है। ये तो प्रसंग हो गया। अब व्याख्या हम करके देखते हैं। व्याख्या में देखिए क्या लिखते हैं। अब विशेष में क्या लिखेंगे अपन? विशेष में आपको जैसे मान लो एक तो भावार्थ से संबंधित लिख दो और एक अलंकार से संबंधित लिख दो, तो आपका काम एकदम अच्छा हो जाएगा और ये कविता है वो बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो 3 बातें आपको लिखनी होती है। इसमें देखिए अपन इसकी व्याख्या करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको में देखिए इसका भावार्थ क्या है। भावार्थ आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि कवि पंत भारतीय किसान की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं
किसान की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि उस किसान की अंधकार से भरी गुफा जैसी उन आंखों, अंधकार की गुहा सरीखी अर्थात अंधकार की गुफा जैसी आंखों में डरता है मन, अर्थात आंखों को देख करके मेरा मन डरने लगता है। यानी गुफा सरीखी उन आंखों में, आंखों को देख करके मुझे डर लगता है, और उन आंखों की गहराई जो है वो दूर तक भयानक, जो दीनता है, दारुण्य है, वो उसमें स्पष्ट झलकता है। अर्थात शोषण, उत्पीड़न और निराशा भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। नीरव का मतलब होता है चुपचाप। यानी किसान जो है वो अपनी पीड़ा को दूसरों के सामने नहीं रख पाता है, और अपने उस भयंकर दुख और भयंकर दीनता का जो दुख है वो उनकी चुपचाप ही आंखों में स्पष्ट दिखाई देता है। तो उसके उत्पीड़न, निराशा और शोषण जो है वो उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अर्थात स्वतंत्र भारत का किसान था। उसके बाद भारत स्वाधीन हो गया, आजाद हो गया, उसके बाद का अर्थात आजादी का किसान, जो कि अभिमान भरा आंखों में इसका, जो कि एक अभिमानी होकर के अपनी आंखों में अभिमान अर्थात स्वाधीनता को, कि हम आजाद हो गए हैं, इस भावनाओं को लेकर के, और किसान एकदम फूला हुआ है, खुश है, और छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। कवि क्या कहता है कि कहता है कि वह अपने खेतों का खुद मालिक था और एक आजाद किसान है, और उसके खेत उसके अपने थे, लेकिन उसे इस बात का अभिमान भी था कि मैं उसका मालिक हूं, स्वाधीन था, अर्थात अब मैं उसका मालिक हूं, मेरे किसान का मालिक हूं, इसका उसके मन में अभिमान था। लेकिन वो सारी बातें, परंतु आज संसार उसे भयानक विपत्तियों की मझधार में छोड़ करके और तट की तरह बह गया है। कगार, कगार का मतलब होता है तट। जैसे कोई आदमी डूबता है तो क्या तट उसे बचाने के लिए आता है? यानी तट की तरफ उसे डूबने वाले को आना पड़ता है किनारे की तरफ, या किनारा उसकी तरफ जाता है? नहीं, यानी तट की तरफ डूबने वाले को आना पड़ता है। तो जिस प्रकार एक किनारा जो होता है वो डूबने वाले को नहीं बचाता, उसी प्रकार व्यक्ति की को अर्थात किसान को उन लोगों ने मझधार में छोड़ दिया है, और अब वो कष्ट झेल रहा है। लहराते हुए खेत द्रगु में बेदखल वह जिसमें, कवि कहता है कि किसान की आंखों में लहराते हुए खेत, अर्थात किसान की आंखों में अब भी उसके खेत लहराते दिखाई देते हैं। लहराते हुए खेतों को देख करके और वो खुश होता है, लेकिन जमींदारों ने उसे बेदखल कर उसे छीन लिया। बेदखल वह जिनसे, अर्थात जमींदारों ने उनसे बेदखल कर दिया। यानी पहले एक समय था जिस समय जब ये जमींदार लोग किसानों को बंटई पर या बांटे पर जब वो अपनी खेती सौंपते थे, तो थोड़े दिनों के बाद में वो उसे ले लेते थे बेदखल करके। अर्थात वो अपनी लहराती खेतियों को देख करके आंखों में खुशी का सपना लेकर के जो ही वो खड़ा होता, तो भूस्वामी है वो उसे बेदखल करके उसे जमीन छीन लेते। और हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, अर्थात खेत में उगती हुई फसल के तिनके तिनके से, खेत में जो फसल उग रही है उसके तिनके तिनके में उसकी खुशी और हरियाली जो है वो खुशी बसी हुई थी। यानी उसके खेत उनसे छीन लिए गए जिनमें उगे हरे तिनकों की हरियाली में। यहां देखिए, हरे तिनकों की हरियाली में लहलहाते हरे भरे खेतों के एक एक तिनके में उसके जीवन की हरियाली खिलखिलाती थी, अर्थात एक एक तिनके में उनकी जीवन की खुशियां बसती थी। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी यहां पर पुत्र के बारे में कहा गया है। आंखों का तारा यहां पर पुत्र की ओर संकेत किया गया। आंखों में ही घुमा करता, अर्थात दिन रात वे अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने बहुत ही खुश और उनका पालन पोषण करते थे। लेकिन कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा, लेकिन युवा अवस्था में वो जो कारकुन थे, कारकुन किसको कहते हैं? जमींदार और सूदखोर होते हैं। सूद मतलब ब्याज पर पैसे देने वाले, एक तो सूदखोर और एक जमींदार। इनके कारिंदे अर्थात इनके द्वारा पाले गए जो गुंडे हैं, ये क्या करते हैं?
कि अपनी जमीन को छुड़वाने के लिए या किसानों से जमीन को छुड़वाने के लिए इस प्रकार के गुंडे पाल रखे, वो कारकुन थे। तो किसान का जो बेटा था वो कारकुनों के द्वारा अर्थात उन लठेत और कारिंदों के द्वारा जवानी में ही मारा गया, जिसका दुख अब उसके जीवन में बहुत अधिक हो गया है। यानी भरी जवानी में ही उनके आंखों का तारा बेटा जो है वो मारा गया उन कारकुनों के द्वारा। आगे कवि क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोड़ी, महाजन ने ब्याज की कोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती हुए कुर्क बंधी वर्दों की जोड़ी। वर्दों का मतलब बलद, बलद यानी बैल। और उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने ने आने। उजरी यहां पर अर्थ है उजली, और उजली का अर्थ है यहां पर गाय। क्या अर्थ है? गाय। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी का अर्थ है यहां पर घरवाली यानी पत्नी। घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही मिठिया 2 दिन बाद गई मर। बिका दिया घर द्वार। जब महाजनों ने और सूदखोरों ने जब उन्हें बहुत अधिक प्रताड़ित किया तो उनके घर और द्वार बेच करके और उनको ब्याज चुकाना पड़ा। अर्थात अपना घर द्वार बेच करके और उन्हें ब्याज चुकाना पड़ा। और रह आंखों में चुभती हुए कुर्क बंधी वर्दों की, और उनके घर के वो प्यारे प्यारे जो बैल थे उन बैलों की जोड़ी को कुर्क करके और वे जमींदार और साहूकार ले गए, तो वह बात बहुत अधिक चुभती थी, बहुत अधिक दर्द करती थी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उसके घर में जो एक सफेद गाय हुआ करती थी वह उनकी पत्नी के सिवा किसी से नहीं दुआती थी, लेकिन उसे भी छोड़ना पड़ा। यानी कि उसकी बैलों की जोड़ी कसक पैदा करती है और जिसे उसके साहूकार ने, जमींदार ने कुर्क करवा कर उसे छीन लिया है। और अब किसान सोचता रहता है कि वो क्या होगा। और भी निराश हुए जीवन की करुण कथा को आगे बढ़ाते हुए उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि उजरी यानी उसकी उजरी नामक जो सफेद गाय थी वो किसी भी दूसरे आदमी के द्वारा दूध निकालने के लिए अपने पास तक नहीं आने देती थी। आज भी उसकी आंखों में गाय का वह स्नेह उमड़ता है। अर्थात आज भी वह अपनी उस गाय को बहुत अधिक प्रेम देता है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, और उनकी पत्नी बिना दवाई दर्पण के, बिना दवाई के और बिना देखरेख के उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई, जिससे सोच करके भी आंखें नम हो जाती है, अर्थात आंखों में आंसू उमड़ पड़ते हैं। और बेचारे किसान की वह सुख भरी खेती जो उजड़ गई, हरदम उसकी आंखों के सामने नाचा करती थी, वो सुख की खेती भी उजड़ गई। उनकी पत्नी को बिना दवाई और देखरेख के मरना पड़ा, जो कि बहुत अधिक दुखदायी घटना है। देखरेख के बिना दूध मुई बिटिया जो है वो 2 दिन बाद मर गया, अर्थात उनकी पत्नी के स्वर्ग सिधार जाने के पश्चात उनकी बेटी को दूध भी पीने को नहीं मिला और उसकी देखरेख नहीं हो पाई, जिससे उनकी बेटी भी मर गई थी। अब देखिए इसमें यदि हम देखें कि विशेष चीज क्या है, अगर आप विशेष चीज में लिखेंगे, पहली बात तो आप क्या लिखेंगे कि इसमें किसान के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है, किसान के शोषण का यथार्थ चित्रण किया गया है। एक बात तो आप लिख देंगे ये। दूसरी बात इसमें छंद अलंकार से संबंधित है। देखिए इसमें रह रहे शब्द है, यहां पर रह इस प्रकार के जो शब्द होते हैं दोनों ही बार जिनका अर्थ एक ही होता है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और भी इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए पुनरुक्ति प्रकाश तो है ही, इसके अलावा इसमें अनुप्रास भी है। अनुप्रास मैंने आपको पढ़ाया ही है। आप देखें कि अनुप्रास यहाँ पर कहाँ है, अनुप्रास अलंकार भी है और उसमें पुनरुक्ति प्रकाश भी है। अगली लाइन में कवि लिखते हैं कि घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। घर में विधवा रही पतोहू का मतलब होता है बेटे की बहू,
लक्ष्मी यानी लक्ष्मी थी। पति घातन का अर्थ है पति की हत्यारन। अब कैसे हत्यारन थी वो बताऊंगा आपको। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू न सही, एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़कर वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। घर में विधवा रही पतो, जब बेटे को कारकुनों ने मार दिया था, तो उनकी विधवा बहू है वो उनके सामने थी। हालांकि वह लक्ष्मी थी, अर्थात बहुत ही सज्जन महिला थी, लेकिन उसे पति घातिन कहा गया। अर्थात हमारे जो समाज में क्या होता है कि जब पत्नी के जीते जी पति खत्म हो जाता है, तो यह एक रिवाज है कि कई जैसे समाज है तो उनमें उसे पति घातिन यानी इसने अपने पति को खा गई, ऐसा कहा जाता है। तो इसे पति घातिन, तो लेखक या कवि लिखता है कि जब उसका बेटा मर गया था तो उसके मर जाने के बाद विधवा बहू के संबंध में प्राय ये कहते सुने जाते हैं कि यह हत्यारिन है, ऐसी आई थी कि यह अपने पति को ही खा गई है। और यहाँ पर ये एक लोकमान्यता की बात कही गई है। फिर वहां के जो कोतवाल है, अर्थात जिनको रक्षक कहा जाता था, और उन कोतवालों ने बहू को पकड़ मंगवाया और उसकी अस्मिता पर आंच आ गई, जिससे वह अपने लोकलाज के कारण कुएं में डूब करके उसने आत्महत्या कर ली। अर्थात सज्जन महिला थी, और जब उसके साथ उन कोतवालों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया तो वह कुएं में डूब करके मर गई। खैर पैर की जूती जोरू, अर्थात एक समय था जिस समय औरत को पैर की जूती समझा जाता था, कि जिस प्रकार एक पैर की जूती जब फटती है और दूसरी जूती लाई जाती है, उसी प्रकार एक पत्नी यदि चली जाती है तो दूसरी पत्नी आ जाती है। लेकिन आज वो बात नहीं है। आज जो है पैर की जूती, यदि इसको हम कहा जाए, देखा जाए, तो पैर की जूती भी एक हमारी इतनी रक्षक होती है कि उस जूती के बिना व्यक्ति नहीं चल सकता। अगर पैरों में जूतियां नहीं है तो व्यक्ति एक अपने जीवन का रास्ता तय नहीं कर पाता। इसी प्रकार जीवन में यदि पत्नी नहीं है तो वह अपने जीवन रूपी रास्ते को तय नहीं कर पाता। तो उससे ये कहते हैं कि जोरू न सही, एक दूसरी आती, अर्थात एक पत्नी तो एक पैर की जूती होती है। वो अगर बेटा जिंदा होता तो वह दूसरी आ जाती। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जवान लड़के को जब कारकुनों ने मार दिया था और उसकी शुद्ध अर्थात उसके मारने की बात याद आ जाती है, तो छाती पर सांप लौटने लग जाते हैं और छाती फटने लगती है। अर्थात बहुत अधिक दुख होता है उस किसान को। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक फैलाती। वह अपने पिछले सुखों को याद करता है। पिछले सुखों को याद करता है तो उसे क्या लगता है कि मेरा सुख कैसा था, पिछले सुख उसके कैसे थे, यानी बीते हुए दिनों को याद करता है और उन याद करके और उसके आंखों में एक चमक सी आ जाती है। परंतु तुरंत ही उसकी आंखों में आई चमक है वो बुझ जाती है। क्षण भर चमक हेलाती, क्षण भर तो वह खुश होता है, लेकिन तुरंत शून्य में गड़ वे चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती है। अर्थात तुरंत ही जो ही वह अपने दुखों को याद करता है तो उसके जीवन की वो चमक है, अर्थात जीवन की जो खुशियां हैं वो समाप्त हो जाती है और कांटे की तीखी नोक के समान गड़कर उसे पीड़ा देने लगती है। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती है, तीखी नोक की तरह उसे पीड़ा देने लगती है। उसकी सारी स्मृतियां उसके लिए दुखदाई बन जाती है, अर्थात जितनी भी जो यादें थी वो उसके लिए दुखदाई बन जाती है। इसमें देखिए आपके कौन सी जो अलंकार है वो अलंकार कौन सा है। देखिए एक तो इसमें चितवन, तीखी नोक, सदस्य जो शब्द है ना, इसका मतलब है उपमा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जो वाचक शब्द होते हैं सा, सम, सदस्य, ये जो वाचक शब्द होते हैं जिनमें, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और भी देखिए, और इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। जैसे देखिए पति घातिन, डूब कुएं में मरी एक दिन, यानी इनमें। और एक इसमें आपके अनुप्रास में अंत्यानुप्रास अलंकार भी है। छाती, आती छाती, लाती जाती, यानी जहां पर जो
तुकांत होता है तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार भी होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। तो ये तो था आपका पाठ, और अब देखते हैं आपको होमवर्क कि होमवर्क में क्या है। होमवर्क में देखिए आपके लिए, आज किसान को मझधार में किसने अकेला छोड़ दिया और क्यों, ये आपको लिखना है। किसान के जीवन की प्रसन्नता क्यों नष्ट हो गई है, क्योंकि उसका शोषण हो रहा है और वह अपने जीवन का विकास नहीं कर पाता है। किसान की आंखों में रह रहकर कौन सा दृश्य चुभता है, किसान की आंखों में एक तो अपनी जमीन छिन जाने का और अपने बेटे के मर जाने का। किसान की पुत्रवधू कुएं में कूदकर क्यों मर गई, किसान की पुत्रवधू कुएं में कूदकर इसलिए मर गई थी कि कोतवालों ने उसे पकड़कर मंगवाया और उसे बेइज्जत कर दिया था, इसलिए वह अपनी शर्म और लोक लज्जा के कारण उसने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है, वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए समाज के जो जमींदार और समाज के जो आतंकित व्यक्ति हैं उन्हें जिम्मेदार बताया गया है, उनमें किसानों के प्रति संवेदना नहीं है। कुछ पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर है चमक लाती, यानी किसान जो है वो अपने पिछले जीवन में जो उन्होंने सुख प्राप्त किए थे, जीवन में जो खेती में उनके बेटे बहू उनके घर में पास में रहा करते थे, खेलते कूदते थे, उनका छोटा बेटा था, तो उस समय वो कितना खुश था, वो स्मृतियां याद करके और थोड़ा खुश हो जाता है। अपनी गाय और अपने जानवर, सभी जानवरों को और को देख करके वो खुश होता था। वो बातें जब थोड़ी तनिक याद करता है तो उन बातों से वो खुश हो जाता है, लेकिन क्षण भर में जब उसे दुख की बात याद आती है तो वो सारे के सारे सुख की स्मृतियां हैं वो विलीन हो जाती है। देखिए, आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके अवश्य भेजेंगे, और आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए 9610208295 पर आप अवश्य भेजें। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।